हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अमरीश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो मैं एक बात आपको रिकॉल कराना चाहूँगा कि हम लोग लास्ट टाइम पिछले हम लोग ये कर चुके हैं कि हमारे पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो हमारे पास है वो है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। और हमने पढ़ रखा है कि यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एक सॉल्यूशन हो उसको यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं या कंसिस्टेंट भी कहते हैं इसको, और इसका ग्राफ जो होता है वो इंटरसेक्टिंग होता है। राइट, तो यूनिक सॉल्यूशन होने की कंडीशन क्या होती है स्टूडेंट, आपको पता है a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 ये दोनों सेम नहीं रहेंगे, तो ये यूनिक सॉल्यूशन होंगे। नो सॉल्यूशन का मतलब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में एक्स और वाई की कोई वैल्यू नहीं हो सकती है। एक्स और वाई की कोई ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, उसको नो सॉल्यूशन कहेंगे। और उसको नो सॉल्यूशन को इनकंसिस्टेंट भी कहते हैं। और इसकी जब हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो इन दोनों इक्वेशन की ग्राफ लाइन बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल आ जाती है। तो इसकी कंडीशन क्या है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। और इन दोनों इक्वेशन की अगर हम इन दोनों इक्वेशन की इन्फानाइट सॉल्यूशन हो, यानी कि एक्स और वाई की एक नहीं इन्फानाइट वैल्यूज हो जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हो, तो उसको बोलेंगे इन्फानाइट मेनी सॉल्यूशन, इन्फानाइटली मेनी सॉल्यूशन। और इसका कंडीशन होता है स्टूडेंट a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अब हम लोगों ने पहले से दो मेथड पढ़ रखे हैं, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और यहाँ दूसरा है इलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, इलिमिनेशन मेथड, तो ये दोनों मेथड की कमियां यही है कि ये दोनों मेथड केवल और केवल वैसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कर पाते हैं जो क्या हो, जो यूनिक होता है। ठीक है ना, यूनिक सॉल्यूशन वाले सिस्टम ऑफ इक्वेशन को ही इन दोनों मेथड से बना सकते हैं। ये दोनों मेथड केवल ऐसे ही सिस्टम ऑफ इक्वेशन पर लागू होते हैं जिनके यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, यानी कि एक्स और वाई के एक ही सॉल्यूशन होंगे। नो सॉल्यूशन वाले और इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन वाले कंडीशन में ये दोनों मेथड हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमारे पास थर्ड मेथड की जरूरत पड़ती है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, या हिंदी में बोलते हैं ब्रज गुणन विधि। ठीक है, तो ब्रज गुणन विधि यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो होता है वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन वाला हो या नो सॉल्यूशन वाला हो या इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन वाला, सारे क्वेश्चन को हम लोग इसके मेथड से डील कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है तो इसका जो जनरल फॉर्म होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आया कैसे। ठीक है, तो आइए हम लोग फॉर्मूला को सीखते हैं। तो फॉर्मूला को सीखने के लिए हम क्या करेंगे कि यही जो हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं इसको हम यहाँ कंसिडर करेंगे। सपोज द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c1 है, दिस इज c1 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर 2। हम यहाँ क्या करते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट में b2 से मल्टीप्लाई करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में b2 से, तो इसमें b2 लगा दीजिए, इसमें b2 लगा दीजिए, इसमें b2 लगा दीजिए, इसमें b2 लगा दीजिए। तो a1 b2x, b1 b2x हो जाएगा, c1 b2 हो जाएगा, c1 b2 हो जाएगा, और 0 इंटू b2 इक्वल टू 0, इक्वेशन थर्ड बन जाती है। ठीक है, और इक्वेशन सेकंड में हम मल्टीप्लाई करते हैं b1 से। क्या से करते हैं मल्टीप्लाई, b1 से। तो b1 इसमें लगा दीजिए, b1 इसमें लगाइए, b1 इसमें लगाइए और b1 इसमें लगाइए। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा a2 b1x प्लस b1 b2y प्लस b1 c2 इक्वल टू, जब इसमें b2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टर्म 0 हो जाएगा, और इस तरह से हमें इक्वेशन 4 मिल जाती है। अब हम देखते हैं कि हमारा ये दोनों जो टर्म है, ये दोनों टर्म सेम हो गया। इन दोनों टर्म के कोफिशिएंट आप अच्छा गेस कर रहे हैं कि हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को के लिए फॉर्मूला निकालने के लिए हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर रहे हैं। यू आर गेसिंग राइटली, ओके। तो एलिमिनेशन मेथड की हेल्प ले रहे हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के फॉर्मूला प्राप्त करने के लिए। तो आप देखो दोनों का कोफिशिएंट सेम, साइन सेम, तो आपको पता है सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो भाई सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन थर्ड से, तो ये तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस ये लिखाएगा नीचे जो यहाँ पर है, और ये माइनस ये लिखाएगा जो इधर है। ठीक है, चलिए तो भैया आप देखो यहाँ पर कि दोनों में x आपका कॉमन है, तो x कॉमन कर लो, तो a1 b2 माइनस a2 b1 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर प्लस कॉमन करके ऐसे लिख दिया और इस टर्म को इधर लेकर आ गए। जब हम इस टर्म को इधर लेकर आ जाएंगे तो इसका ये पॉजिटिव टर्म निगेटिव बन जाएगा, तो निगेटिव ऑफ b2 c1 माइनस b1 c2। अब मैं यहाँ पर 1 कंसीडर कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर 1 कंसीडर कर लेता हूँ, और 1 कंसीडर करने के बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कि x का x ये पूरा टर्म को इधर लेकर आते हैं, तो ये भाई 1 के साथ मल्टीप्लाई में है। जब ये इधर आएगा तो हो जाएगा, जब इधर आएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो b2 x बाई b2 c1 माइनस
B1 C2 और इसको इधर भेज देते हैं तो हो जाएगा -1 A1 B2 -A2 B1। ये इधर आ गया और ये इधर आ गया। अब इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। सो स्टूडेंट हम फिर से वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को लिखेंगे A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। इस बार मैंने इसका नाम A', 1' और 2' कर दिया है। फिर से लास्ट टाइम इसके पहले वाला हमने क्या किया था, पिछले इक्वेशन में हमने क्या सॉल्व किया था, y को कैंसिल कराया था। इस बार हम x को कैंसिल करा लेते हैं, ठीक है। तो x को कैंसिल कराने के लिए हमने क्या लिखा है कि इक्वेशन 1 में हम इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं कितना से, इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं A2 से इसमें कर रहे हैं, ठीक है। और इक्वेशन 2 में A1 से, इसमें हम लोग A2 से कर रहे हैं मल्टीप्लाई और इसमें कर रहे हैं A1 से मल्टीप्लाई, राइट। A1 से मल्टीप्लाई करें तो कुछ इस तरह से आएगा मल्टीप्लाई करने पर। और आप देखो कि मेरा ये दोनों जो है ना x का कोफिशिएंट सेम हो गया और साइन तो सेम है, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों माइनस करके लिखाएगा इस तरह से, और ये दोनों भी माइनस करके लिखाएगा इस तरह से। फिर इन दोनों में y कॉमन है तो हमें मिलेगा A2B1 माइनस A1B2, और इसको इस तरफ लेकर आ जाओ, यहाँ इस प्लस कॉमन करके इधर को लेकर आओ तो ये माइनस, ये प्लस थी माइनस बन जाएगा। अब यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 ले लो, ठीक है, और 1 ले लो, इधर इसको इधर ले दो, भेजो, और इसको इधर भेजो, ठीक है। तो ये y ये जब आएगा इस तरफ तो डिवाइड में आएगा क्योंकि इनटू से जुड़ा हुआ है, तो डिवाइड में ये भी यहाँ पर इनटू से जुड़ा हुआ है ना, तो इधर जाएगा तो डिवाइड में यहाँ -1 के डिवाइड में आएगा। तो इस तरह से हमें यहाँ इक्वेशन 6 मिलता है, ठीक है। सो स्टूडेंट तो इक्वेशन 5 हमें इस तरह से प्राप्त हो गया, इक्वेशन 6 भी हमें मिल गया, दोनों इक्वेशन मिल गया। अब हम लोग आगे के प्रोसेस को समझते हैं। इक्वेशन 5 को हमने यहाँ गेन किया, अब हम क्या करते हैं, x को सेम रखते हैं और हम चाहते हैं कि ये वाला टर्म आगे हो जाए, ये टर्म पीछे हो जाए, मतलब इनके ऑर्डर आपस में बदलना चाहते हैं। ये दोनों माइनस से जुड़ा हुआ है और ऑर्डर हम बदलना चाहते हैं, ये वाला हम चाहते हैं कि यहाँ फर्स्ट में आ जाए। तो याद रखिए जब दो चीज़ माइनस से जुड़ा हो और आप ऑर्डर बदलना चाहते हो तो आगे माइनस लेना कॉमन और इसको पहले कर देना और पहले वाले को बाद में कर देना, ठीक है। तो मैंने वही काम यहाँ किया है, इसके साथ कुछ भी नहीं बदलाव किया है, ठीक है। अब ये माइनस को मैंने न्यूमरेटर में ले लिया ऊपर और बाकी कोई चेंज नहीं हुआ। अब देखो इधर का माइनस कैंसिल, तो ये आ गया सेम और ये भी हो गया सेम, राइट यहाँ तक। चलो अब यहाँ देखो y किया मैंने, यही जो यहाँ पर मैंने किया यहाँ पर भी वही मैंने किया, ऑर्डर को आपस में बदला, इसको पहले लाना है हमको, इसको बाद में लाना, और माइनस से जुड़ा हुआ तो माइनस कॉमन करना पड़ेगा और आप ऑर्डर को बदल दो, लास्ट सेकंड टर्म बिकम फर्स्ट टर्म बिकम सेकंड, ऐसे कर दिया मैंने। ये -1 का -1 हो गया और यहाँ भी वही काम करेंगे, ऑर्डर को आपस में बदल लेंगे, तो माइनस से जुड़ा हुआ है। अगर ये प्लस से जुड़ा होता तो हमें माइनस लेने की जरूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्ट ऑर्डर को चेंज करते, इसको पहले लिखते इसको बाद में लिखते, बट हमें माइनस कॉमन करना पड़ेगा जब हम ऑर्डर बदलेंगे और वो माइनस बीच में जुड़ा रहेगा तो ये पहले आ जाएगा, ये बाद में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको कैंसिल कर दिया, यहाँ पर ये और ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये माइनस को ऊपर भेज दिया तो -y और समथिंग ये आ जाएगा और समथिंग ये आ जाएगा। अब देखो ये और ये देखो इन दोनों रिलेशन को देखो, आप देखोगे कि ये जो है ना, आप देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला तुम पढ़े हो कि a भी c के इक्वल है, इसको a मान लो और इसको c मान लो, ठीक है ना, कुछ ऐसा a और इसको c मान लेते हैं, इसको a कहते हैं, इसको c कहते हैं, इसको b कहते हैं, और ये तो भाई c मैंने माना ही है तो c हो गया। तो a c के इक्वल है और b भी c के इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट इसका मतलब हुआ कि a b c तीनों आपस में इक्वल होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि a b c तीनों आपस में इक्वल होगा, तो ये इसके इक्वल है, ये भी सेम नंबर के इक्वल है, सेम जो है टर्म के इक्वल है, ये भी सेम टर्म के इक्वल है, तो इसका मतलब तीनों आपस में इक्वल होंगे। तो तीनों के इक्वल मैंने कर दिया, x का लिख दिया, फिर y का लिख दिया, फिर इसका लिख दिया, तो ये जो आया ये फार्मूला आया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का ये फार्मूला यहाँ पर हमें मिल गया, ठीक है। अब हम इसका ये फार्मूला, अब इस फार्मूला याद रखो या तो ट्रिक याद रखो, अभी हम लोग ट्रिक की बात करेंगे। तो अभी हम लोग देखते हैं, जैसे हमारे पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है और हमें वो बड़ा सा फार्मूला नहीं याद है तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर एक ट्रिक लिखा हुआ है, उसकी हेल्प से वो बड़ा सा फार्मूला हम खुद बना सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व बड़ी आसानी से कर सकते हैं। लेट अस सी कि कैसे होगा वो। देखो ट्रिक यही है, BC AC AB, BC को देना है प्लस साइन, AC को देना है माइनस साइन, ऐसे याद रखो प्लस माइनस प्लस, ठीक है। सबसे पहले तुम लिख देना ऊपर x है ना, यहाँ x कर देना इस तरह से, x देन y और देन 1 ऐसे लिख देना। जब भी आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करना होगा तो क्वेश्चन में देखना वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल एक x है, दूसरा y है और आपका जो कांस्टेंट के रूप में हमेशा एक ही लेना पड़ेगा,
ठीक है ना, यहाँ हमेशा फिक्स रहेगा, एक ही आएगा। बट वेरिएबल बदल सकता है, अगर क्वेश्चन में मान लो एक्स की जगह एम होता और वाई की जगह एन होता तो यहाँ एम और एन आता, और यहाँ हमेशा एक ही आएगा। ठीक है, तो इसका साइन क्या है, इसका साइन प्लस है, तो क्या हमें प्लस लिखने की जरूरत है, नहीं लिखने की जरूरत है। इसका साइन क्या है, माइनस, तो हाँ माइनस तो दिखाना पड़ेगा भाई। इसका साइन प्लस, तो आप +1 या हटा दो सीधे। ठीक है, ऐसे हटा दिया यहाँ पर। अब आप देखो क्या करना है, क्या कर रहा है यहाँ पर, BC कर रहा है। ठीक है, BC कर रहा है, तो BC कर रहा है यानी कि BC का पहला क्या है, B है, यानी कि यहाँ नीचे आएगा B1 B2, और उसके बाद C है तो यहाँ आएगा C1 C2। ठीक है, फिर देखो इसमें देखो AC कर रहा है, तो AC कर रहा है तो पहला A है तो यहाँ आएगा A1 A2, उसके बाद C है तो यहाँ आएगा C1 C2। चलो उसके बाद लास्ट में AB, तो यहाँ आएगा A1 A2 और यहाँ आएगा B1 B2। ठीक है, अब यहाँ इस तरह से मल्टीप्लाई पहले करना, सबको इस तरह से मल्टीप्लाई पहले करना, समझ गए ना। यहाँ हो जाएगा x बाई, फॉर्मूला देखो कैसे बनेगा, B1 इंटू C2, B1 इंटू C2। ठीक है, और यहाँ हमारा हो जाएगा -y बाई A1 इंटू C2। ठीक है, देखो यहाँ क्या फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है A1 इंटू C2। ठीक है, A1 इंटू C2, और यहाँ क्या बनेगा फॉर्मूला, यहाँ बनेगा A1 इंटू B2, A1 इंटू B2। ठीक है, यहाँ तक A1 इंटू B2 बनेगा। इसके बाद तुम इस तरह से मल्टीप्लाई यहाँ पर करना, सेकेंड में इस तरह से मल्टीप्लाई करना तुम यहाँ पर, तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा B2 इंटू C1, फिर यहाँ आएगा तुम्हारा, यहाँ आएगा A2 इंटू C1, यहाँ आएगा A2 इंटू B1। अगर याद नहीं है तो देखो यहाँ B1 और B1 इंटू C2 है ना, तो यहाँ B1 है तो यहाँ B2 आएगा, और यहाँ C2 है तो यहाँ C1 आएगा, ऐसे भी आप गेसिंग करना। अब यहाँ A1 है तो यहाँ A2 आएगा, यहाँ C2 है तो यहाँ C1 आएगा, ऐसे भी आप मालूम कर सकते हो। और सभी के बीच में लगा देना माइनस साइन, और सभी को यहाँ पर दे देना इक्वल, सबको इक्वल कर देना, तो ये तुम्हारा फॉर्मूला बन गया स्टूडेंट। ठीक है, ये तुम्हारा फॉर्मूला बन गया।